हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आपके साथ सप्लाई करने, आपका दोस्त। चलो आज एक बढ़िया सा इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं फॉर टेस्ट सेकंड टर्म सिलेबस फॉर 11th क्लास। थोड़ा कंटेंट के ऊपर नज़र डाल लो भाई। ये सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये टॉपिक मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है क्या नहीं करनी है। तो पहला, मीनिंग ऑफ सप्लाई। पहला, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। भाई डेफिनेशन में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर सेल, मतलब तुम चाहते हो मार्केट में उस चीज़ को बेचना, उसको सप्लाई कहते हैं। और वो पर यूनिट पे उसकी फिक्स्ड प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब प्राइस जो हो वो फिक्स हो। जैसे अब फिक्स पीरियड ऑफ गिवन टाइम, और इसका जो टाइम होता है ना वो एकदम फिक्स्ड होता है। इट मीन्स अगर तुम एक महीने की देख रहे हो तो वो एक महीने की सप्लाई देखी जाएगी। इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। और थ्री एलिमेंट्स है सप्लाई की, ये अगर तुम प्रॉपर याद कर लोगे ना तो तुम्हारी डेफिनेशन ऑलरेडी तैयार हो जाएगी ये। ठीक है, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बस ये तीन चीज़ें याद करनी है। इतनी बड़ी तुम्हें लग रही है, इससे मैंने थोड़ी फॉन्ट उसका बढ़ा है इसलिए तुम्हें लग रहा है, इसलिए। और कुछ नहीं है सप्लाई। भाई देखो, तुम्हें प्रोड्यूसर की तरह सोचना है इसमें। अब आगे जितना भी काम होगा, अगर तुम प्रोड्यूसर की तरह सोचोगे तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिक चैप्टर समझ में आता चला जाएगा। प्रोड्यूसर्स की तरह सोचना है, माल बनाने वाले की तरह, ना कि खरीदने वाले की तरह। अब तुम्हें माल बनाने वाले की तरह सोचना है। पहले तुम कंज्यूमर थे पिछले टर्म में, अब तुम प्रोड्यूसर हो। ठीक है, अब भाई स्टॉक और सप्लाई। अब ये क्या है? स्टॉक और सप्लाई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब दो कॉन्सेप्ट है, बहुत दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि एक ही है। समझ लो, बहुत बढ़िया डिफरेंस है इसमें। जैसे ये स्टॉक एज अ होल, मतलब जितना भी है दुकान गोडाउन सब में फिनिश गुड रॉ मटेरियल जो भी है वो स्टॉक कहलाएगा। उसे इन्वेंट्री ऑफ द फर्म भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इट मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जितना भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है सेल के लिए, एक साल बाद 2 साल बाद जब भी बिकेगा वो स्टॉक होगा। ये स्टॉक का पार्ट होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी है, ये एक डिफरेंस है, बहुत छोटा है। और ये फ्लो कॉन्सेप्ट, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, पर ये वो, और ये मेजर्ड ऑन द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैं तुम्हें बताया था ना, एक महीने जब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। कुछ भी करो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। और ये नहीं है सप्लाई ऑलवेज रिलेटेड, मतलब तुमने पर यूनिट पे क्या प्राइस रखा है वो उस पे, ये उससे रिलेट करता हुआ है, ये समझ लो। मतलब अगर प्राइस पे कुछ भी चेंज आएगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में अपने आप चेंज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, समझ के जाओ। पेपर ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। अब सीबीएसई रटा हुआ पेपर कुछ नहीं चलता, वहाँ बस अंडरस्टैंडिंग चलती है। जो तुम्हारे दिमाग में होगा वही तुम कर पाओगे, ये समझ के रख। अपना कॉन्सेप्ट ऐसा कर लो, कॉन्सेप्ट इज पावर। मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा उतनी तुम्हारे अंदर पावर होगी पेपर को फोड़ने की। चलो, अब सप्लाई। भाई सप्लाई बहुत सिंपल है। ठीक है, सप्लाई में अब एक ये लॉ आया है। अब इसमें ये समझ लो मेरे कहने से, ये जो फैक्टर है ना, फैक्टर, इस फैक्टर वर्ड को अभी मेरे लिए बस इतना मान लो कि ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आउटर चीज़ें हैं ये कुछ, ये रहेंगी तो ये अप्लाई, ये लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये अप्लाई होगा। अगर ये फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये सप्लाई, इस लॉ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इफ़ क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी कब? जब प्राइस वेरी करेंगे। जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। यही बस ये लॉ बताता है। और इसका कर्व पॉजिटिव कर्व होता है। ठीक है, पॉजिटिव कर्व है। जैसे ये पॉजिटिव कर्व है भाई,
कर्व हमेशा ऐसा होता है, पर स्ट्रेट लाइन बना देते हैं उसे समझाने के लिए। ऐसा ऐसा। ये भाई तुमने दो क्यों बनाए, ये बताऊंगा मैं दो क्यों बनाए थे। ज़रूरी नहीं है दो बनाए, पर मैं तुम्हें लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं, ये कर्व है, यहाँ प्राइस है या क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, पर यूनिट पे क्या प्राइस है, ठीक है। अब फैक्टर्स कुछ समझ लेते हैं इसके, कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। तो ये दोनों तो पर उस टाइम कांस्टेंट रहेंगे, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, पर ये फैक्टर अफेक्ट करेंगे तो कर्व पे क्या अफेक्ट आएगा। भाई इकोनॉमिक्स में रफ डायग्राम चलते हैं, ये हमेशा याद रखना, और डायग्राम बना के आओगे तो तुम्हें नंबर हमेशा अच्छे मिलने वाले हैं। कभी भी डायग्राम बनाओ तो ज़रूर बनाना, तो तुम्हें नंबर अच्छे मिलेंगे। टीचर अगर तुम्हें आंसर लिखना है, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो भाई कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में होगा तो तुम अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लर्न करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जितने एक्यूरेट वर्ड्स होंगे और जितना कम में टीचर समझेगा उतने ही तुम्हें नंबर ज़्यादा देगा। हमें फालतू बकवास कुछ नहीं लिखनी, बस लाइन टू लाइन लिखना है, तुम्हारे अंदर जिससे तुम्हारे पेपर में इम्प्रूवमेंट आए, और तुम जितना कम लिखोगे और जितना एक्यूरेट लिखोगे तुम्हें टीचर उतने ही ज़्यादा नंबर देगा। अपने वर्ड्स को छोटे से छोटे शब्दों में देखो और फिर लिख दो उस लाइन में, एक लाइन में। जितना कम लिखोगे और एक्यूरेट लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब भाई मैंने बोला था ना, मान लो वो फैक्टर्स ये हैं। अब भाई मान लो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है। अब भाई जो मैंने बताया ना, लॉ लॉ इसी के ऊपर आधारित है। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा और तो क्वांटिटी सप्लाई ऑलवेज बढ़ेगा, यही है बस प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, भाई रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है दो तरीके के, एक तो सब्स्टिट्यूट, ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री। भाई सब्स्टिट्यूट मतलब उससे मिलते जुलता, कॉम्प्लीमेंट्री दोनों दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर ये इसके प्राइस बढ़ेंगे तो इसकी सप्लाई और ऑटोमेटिक पूरे की सप्लाई बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे के कंपोनेंट्स हैं, ये समझ लो, ठीक है। अब मान लो, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स अलग अलग होते हैं, दो गुड्स, दो अलग अलग गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री दोनों वो एक गुड के कंपोनेंट्स, एक तरीके से अगर एक में भी प्राइस में बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी। अब भाई देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, मान लो तुम दो दोस्त हो, ठीक है। तुम्हारा दोस्त बढ़िया परफॉर्मेंस दे दे के फेमस हो रहा है स्कूल में। भाई उसको भाव देना ज़्यादा शुरू कर दिया, तुम्हें कम दिया, तो तुम्हें थोड़ी जेलसी होगी भाई। वैसे तो नहीं होनी चाहिए, पर वो जेलसी पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो तुमने भी भाई उसकी उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे ही तरह अगर उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेगा, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिक गिर जाएगी। ये पिछले वाले गुड की तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाई गिर जाएगी भैया। इसलिए मेहनत कर लो, पढ़ लो, दोस्तों के पास रहोगे तो दोस्त नहीं भूलेंगे तुम्हें, याद रखना। अब भाई अगला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस राइज का एक्सपेक्टेशन है तो मतलब क्वांटिटी सप्लाई अब गिर जाएगी। बोलो भैया ये क्या। हाँ भैया, अगर बाद में गिरेगी तो क्वांटिटी सब, अगर फ्यूचर में बढ़ेगा प्राइस तो मतलब क्वांटिटी सप्लाई फ्यूचर में बढ़ जाएगी। अभी कम है प्राइस, भाई अब लोग कम वो करेंगे सप्लाई मार्केट में, है कि नहीं। इसीलिए यही एक फैक्टर है। अब टेक्नोलॉजी चेंज, भाई मान लो तुम 3G स्पीड में मस्त चला रहे हो, पर 15 में बड़ा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तुम्हारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। वैसे ही इसमें अगर प्रोडक्शन पुरानी टेक्नोलॉजी से करोगे तो टाइम तो लगेगा ही, और नई टेक्नोलॉजी ली तो अरे भाई जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो रहा है, जल्दी जल्दी मार्केट में आ रहा है, जल्दी प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी भी इसमें फ़र्क देती है। अब भाई ये क्या है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, ठीक है। अब भाई देखो, अब ये क्या है, ये है इनपुट्स जो तुम यूज़ करते हो। इनपुट्स जो तुम यूज़ करते हो वो कैसे अफेक्ट्स करते हैं कमोडिटी की प्राइस, वो क्वांटिटी सप्लाई चेंज करने में, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होने में। मतलब अगर इसके इनपुट बढ़ेंगे तो इसकी मान लो प्राइस भी बढ़ेगी, और इनपुट बढ़ेंगे तो इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कम आएगा। भाई देखो किसी भी चीज़ को उतना ही प्राइस को उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना लोग खरीदने में सक्षम हो,
इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि जिनका इनपुट सस्ता होता है और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकाल सकते हैं, इसीलिए अगर इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। कैसा हो जाएगी? गिर जाएगी। इसीलिए अब गवर्नमेंट पॉलिसी, भाई गवर्नमेंट अगर तुम पे टैक्स ठोके जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे तो लग जाएंगे, लग गए, तुम्हारे बिजनेस की तो ठप्पी हो जाएगी, तुम टैक्स भरते भरते ही आधे हो जाओगे। इसीलिए अगर टैक्स ज़्यादा लगते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई गिर जाती है, और अगर प्राइस और हाँ, तो भाई बात करते हैं अब सप्लाई फंक्शन। भाई सप्लाई फंक्शन कुछ नहीं है, सारे फैक्टर्स को एक लाइन में लिख देने को ही सप्लाई फंक्शन कहा जाता है। देखो, ये फंक्शन, इसको कहते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। भाई प्राइस ऑफ द गुड, पी एक्स को प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो मैंने बताया वही है बस, और कुछ भी नहीं। इनपुट वो भी आता है, पर मेन यही पांच होते हैं, ठीक है। वो भी एक फैक्टर होता है और उसका कर्व भी होता है, ये मैं ये नहीं कह रहा उसका कर्व नहीं, उसका कर्व भी होता है। चलो अब यहीं एंड करते हैं इस पार्ट को, और अब अगली वीडियो के लिए बाय बाय, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, बाय।